हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में जहां हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम निकलने के बाद हमें मेंस का एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ हम बोर्ड एग्ज़ाम के जैसा आंसर लिखते हैं जैसा कि आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा था। एक आपको प्रश्न मिल जाता है, उस प्रश्न से रिलेटेड आपको जितना भी ज्ञान होता है आपको लिखना होता है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम है तो हमें अच्छा से लिखना होगा, तभी हमें अच्छा नंबर मिलने का संभावना रहेगा। तो आखिर एक मस्त आंसर राइटिंग हम कैसे करते हैं, इसका आज हम आपको ट्रिक बताएंगे, टिप्स देने वाले हैं। तो इसी मतलब टिप्स को आप भी फॉलो कीजिएगा तो आपका भी अच्छा से नंबर मिलने का संभावना रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम प्रश्न लिए, जो कि प्रश्न है सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे। उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था। तो वही बता रहा है क्या कि सल्तनत काल में कौन कौन से बदलाव किए गए और वो जो बदलाव किए गए वो भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तो इसका हमें आंसर देना होगा। तो चलिए हम उत्तर अब लिखने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर में हमें यहाँ पर संक्षिप्त में थोड़ा सा टाइटल जैसा लिख देना होता है। टाइटल का मतलब क्या हुआ, परिचय। तो हमें परिचय लिखना होता है कि हमें क्या क्या बताना है, एकदम संक्षिप्त में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम 25 से 30 शब्द का ही उपयोग करेंगे। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना से कितना था। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल लगभग 320 वर्षों तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर प्रभुत्व होने के साथ यह अपने चरम पर थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इस दौरान हुए कई महत्वपूर्ण तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को नया आकार दिया। तो उस समय बहुत सारे ऐसे तकनीकी बदलाव किए गए जिससे कि भारतीय समाज को मतलब नए आकार मिला। अब हम देखते हैं कि सल्तनत काल के दौरान किए गए प्रमुख तकनीकी बदलाव कौन कौन से थे। तो कौन कौन से तकनीकी बदलाव किए गए थे सल्तनत काल के दौरान। तो पहला बदलाव हमें देखने को मिलता है कृषि और सिंचाई से रिलेटेड। तो शमसी होजे शमसी जैसी परिष्कृत सिंचाई प्रणाली तथा पार्सियन व्हीकल जैसे, पार्सियन व्हीकल मतलब आपको पता है कि मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए एक व्हील होता था, चरखा जैसा, चरखा जैसा होता था, उसको हम घुमाते थे तो पानी ऊपर आता था। तो पर्शियन व्हील जैसे जल को लिफ्ट करने वाले उपकरणों से बेहतर जल प्रबंध के साथ फसल उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिली थी। पहला हम सिंचाई देख ली कि सिंचाई में कुछ बदलाव किया गया। उसमें से क्या क्या बदलाव किए गए, एक होजे शमसी प्रणाली को अपनाया गया और एक पार्सियन व्हील को अपनाया गया। अगला हम देखते हैं वास्तुकला और संरचनात्मक निर्माण। तो इस शासनकाल के दौरान भारतीय तथा इस्लामी वास्तुकला शैलियों का सम्मिश्रण होने से इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ। तो मतलब जो भारतीय संस्कृति था और इस्लामी संस्कृति था, दोनों का यहाँ पर हमें मिश्रण देखने को मिलता है और इससे क्या हुआ, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ। कुतुब मीनार इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है। जो कुतुब मीनार है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अगला है व्यापार और वाणिज्य। इस दौरान चांदी एवं तांबे के मानवीकृत सिक्के ढाले गए जिन्हें क्रमशः टका या जित्तल कहा जाता है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा कि टका और जित्तल क्या है। तो टका और जो जित्तल है यह एक सिक्का है। इन सिक्कों ने व्यापार को क्या बनाया, सुगम बनाया। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु विनिमय प्रणाली हटकर अब आ गया है जो कि मुद्रा से लेन देन हो रहा है, जो कि एक अच्छा साधन कहा जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सैन्य प्रौद्योगिकी। तो तुगलकाबाद, तुगलकाबाद जो किला है, जैसे किलेबंदी शब्दों तथा किलों ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा दिया। तो मतलब जो किलाबंदी किया जाता है वो हमें इसी कौन से शासनकाल, सल्तनत काल में देखने को मिलता है।
ये बदलाव सैन्य क्षमता में वास्तुशिल्प नवाचार का प्रदर्शित करता है। तो ये जो किले को बंदी किया जाता था, किला बंदी क्यों किया जाता था? क्योंकि बाहरी जो राजा था वो आकर उसके राज्य पर आक्रमण ना कर दे, इसीलिए किला को बंद किया जाता था। मतलब एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के चारों ओर बाउंड्री लगा दिया जाता था, इसी को हम कहते हैं किलाबंदी। अगला है खुफिया नेटवर्क। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुप्त खुफिया नेटवर्क स्थापित किया था जिसे बारिद ए मुमलिक कहा जाता था। यह भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बारिक ए मुमलिक क्या है? तो बारिद ए मुमलिक जो है ये एक खुफिया नेटवर्क है जिसकी स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन बदलावों के कारण कृषि, वास्तुकला, व्यापार, सैन्य और खुफिया नेटवर्क, ये सब जो बदलाव किए गए इससे भारतीय समाज को क्या प्रभाव पड़ा। तो अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो कि है वो है कृषि का विस्तार। तो देखिए जो सिंचाई होता है, अगर हम सिंचाई को बेहतर बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो कि कृषि पर उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा होगा। इस वर्ष जो कि हमारे यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम हुई जिस कारण से अच्छा खेती हमें देखने को नहीं मिला। अगर सिंचाई की कोई बेहतर प्रणाली होती तो हम अच्छा खासा इस बार भी उत्पादन कर लेते। तो कृषि विस्तार, बेहतर सिंचाई प्रणाली के परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का विस्तार होने से ग्रामीण समुदायों को होना चाहिए था, ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिति, मतलब आर्थिक जो उन्नति हुई। तो देखिए कृषि में ज़्यादा उन लोग अगर फसल उत्पादन करेंगे तो उसको बेचेंगे बेचेंगे तो कुछ मुनाफा होगा, कुछ पैसा आएगा, तो वही आर्थिक उन्नति हुई। अगला जो कि है वो है सांस्कृतिक सम्मिश्रण। भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैली तथा कलात्मक रूपों के मिश्रण से सांस्कृतिक सम्मिश्रण को बढ़ावा मिला। तो जो भारतीय संस्कृति था और इस्लामी संस्कृति था, दोनों एक दूसरे पर जब मिले तो हमें एक सम्मिश्रण देखने को मिला, जिसका उदाहरण कौन है? जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कुतुब मीनार। अगला है मुद्रा शास्त्री प्रणाली। तो मानवीकृत सिक्के प्रणाली से एकीकृत मुद्रा प्रणाली स्थापित करने से सहायता मिली। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि मुद्रा का भी चलन ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिला। वस्तु विनिमय को कम किया गया और मुद्रा को उसके स्थान पर प्रयोग किया गया। सैन्य एवं बुनियादी ढांचों की विरासत। इस दौरान सैन्य क्षेत्र में हुए संरचनात्मक नवाचार की सहायता से राजनीति की योजना बनाने के साथ सैन्य निपुणता हासिल करने की सहायता मिली। तो सैन्य में निपुणता हुए मतलब अपने क्षेत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को रखा जाने लगा। बौद्धिक विकास, विभिन्न ग्रंथों के संग्रहों से ज्ञात का प्रसार होने से समाज के बौद्धिक विकास में उन्नति हुई। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने नवाचार करना स्टार्ट किया। और जो कि है खुफिया नेटवर्क, गुप्त खुफिया नेटवर्क की स्थापना से आगे चलकर जासूसी एवं सूचना एकत्रित करने की प्रणाली को आधार मिला था, जो कि अभी भारत में रॉ है। RAW क्या है इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइएगा। अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं। किसी भी प्रश्न का सब पॉइंट हमें लिखने के बाद अंत में हमें निष्कर्ष लिखना होता है। तो निष्कर्ष हमें किस तरह लिखना होता है? संक्षिप्त में लिखना होता है निष्कर्ष भी। तो देखिए सल्तनत काल के तकनीकी बदलावों ने भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा रक्षा क्षेत्र को नया आयाम दिया था। इससे नवाचार एवं अनुकूलन की एक अस्थायी विरासत स्थापित होने से समृद्धि एवं अनुकूलन को बढ़ावा देने में सहायता मिली थी। ठीक है, तो जैसे जैसे उन्होंने नवाचार मतलब तकनीकी बदलाव किए वैसे वैसे हमें यहाँ पर समृद्धि एवं अनुकूल देखने को मिला भारतीय उपमहाद्वीप में। तो यहाँ पर हमारा आंसर राइटिंग हो गया है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ एक आंसर राइटिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एयर 01 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा।